हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। पेशकश इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये खास तौर से आपके लिए हम लेकर आते हैं कि हम इस सेशन में आपसे बात करें, आपसे रूबरू हो सके। तो फिलहाल हम आपको कुछ एक खबरों से अपडेट करा देते हैं और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ें, बहुत सारे सवाल पूछें। अगर मन में किसी तरह की कोई संशय है, कोई सवाल है, कोई परेशानी आए तो वो भी आप हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देखिए हमारा काम ही यही होता है। हम माध्यम है, यानी कि मीडिया है, और मीडिया का मतलब ये होता है कि आपके और सरकार के बीच, आपके और सिस्टम के बीच में, आपके प्रशासन के बीच में हम एक कड़ी बने, हम एक माध्यम बने और आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो चलिए हम आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस लाइव सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके साथ हम उस पर बातचीत तो करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि आप कम से कम आपकी तरफ से कुछ सवाल हमारे पास आए, क्योंकि हमारा जो ये सेशन होता है, जो लाइव इंटरेक्शन हम आपके साथ करते हैं, वो हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे वो ट्विटर हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, यूट्यूब हो जाए या फेसबुक हो जाए, जिस पर बातचीत हो रही है लगातार, तो आपके सवाल हम तक पहुंचे और आप क्या चाहते जान पाए। है इन सब के बीच में जो मुख्य मुद्दा हमारा आज का है, उस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज यूपी के लिए आज का दिन, तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो आज घटने वाली हैं और यूपी के लिए हमेशा की तरह आज का दिन भी काफी बड़ा और काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त लगातार। देखिए सबसे बढ़कर जो आज है वो ज्ञानवापी मामले में और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में अदालतों में बड़ा फैसला आने जा रहा है। फैसला ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस पर सुनवाई के दौरान एएसआई को साफ तौर पर वक्त दिया गया था कि आप कार्बन डेटिंग को लेकर क्या चाहते हैं। मतलब कार्बन डेटिंग की जो बात की जा रही थी कि आखिर कितना पुराना है, और कार्बन डेटिंग से ज्ञानव्यापी मंदिर जिसे कहा जा रहा है, हालांकि दूसरा पक्ष इसे मस्जिद कहता आ रहा है और उसे फवारा कहता है। तो इसी मामले को लेकर अदालत में एएसआई को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था कि क्या आप कार्बन डेटिंग करा सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई हुई और इस दौरान हाई कोर्ट ने मस्जिद परिसर में जो मौजूद है शिवलिंग, कथित शिवलिंग, उसकी कार्बन डेटिंग कराने को लिए कहा था। तो इस पर 8 सप्ताह का समय दिया है और इस पर बातचीत आगे होगी। इन सब के बीच में जो ज्ञानव्यापी को लेकर बहुत सारी जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जो 7 याचिकाएं कुल दाखिल हुई हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है श्रृंगार गौरी की ओर से दाखिल की गई याचिकाएं। तो इसमें यह मांग की गई है कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की जाए। सभी याचिकाएं एक साथ सुनवाई होंगी तो फिर चीजें स्पष्ट होती चले जाएंगी और इसमें फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको लेकर आज सुनवाई हो रही है वाराणसी जिला कोर्ट में। वहां पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस पर सुनवाई होगी, जिसमें सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके 7 याचिकाएं पुलिस में दाखिल की गई अलग अलग अदालतों में। तो सभी की सुनवाई वाराणसी में ही हो, ये मांग की गई है। जो वादी है, प्रतिवादियों की ओर से खासतौर से, तो उनकी मांगों पर आज देखते हैं कि अदालत कैसा फैसला लेता है, क्या फैसला लेता है, क्या उनकी मांगे मानी जाती है या फिर अदालत की ओर से यह कहा जाता है कि जहां पर जो केस चल रहा है वो सारे केस उसी हिसाब से अपने अपने जगह चलते रहे। लेकिन उम्मीद यही की जाती है क्योंकि जब एक जैसा नेचर होता है किसी केस का, तो सभी मामलों को एक जगह लेकर इकट्ठा कर दिया जाता है और वहीं पर सुनवाई होती है। तो ये कोशिशें होती है अदालतों की, क्योंकि एक ही मामले से जुड़े मामले को लेकर, अब जैसे मान लीजिए ज्ञानवापी की बात हो जाती है, या तो एक ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में अलग सुनवाई चले, सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई चले, जिला में अलग सुनवाई चले, तो उससे समय जो अदालत का है वो जाया होता है, जब समय जो है वो खर्च होता है। बेहतर ये होता है कि फिर उसके जगह एक जगह सभी हो जाएं और उसके बाद फिर हो ये कि फिर बाकी जो अदालतें हैं वो दूसरे मामलों पर सुने, क्योंकि हम तो देखते हैं लगातार कि हमारे अदालतों में किस तरीके से केसेस पेंडिंग चले जाते हैं। तो 7 जगह पर सुनवाई हो रही है, 7 याचिकाओं पर पुलिस में। तो 7 याचिकाओं पर सुनवाई करने की बजाय एक ही जगह सुनवाई हो, ये मांग करने वाली याचिका पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। तो इंतजार इस बात का होगा कि क्या वाराणसी जिला अदालत से उसे लेकर क्या कहा जाता है। क्या सुनवाइयां एक ही जगह होती हैं, और एक ही जगह होती है तो जाहिर सी बात है बाकी अदालतों को थोड़ा समय मिलेगा दूसरे केसेस को देखने के लिए। खैर, इन सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला आज आने की उम्मीद है। वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी हुई। तो इस मामले में महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि
शाहिदगाह कमेटी 7/11 पर सुनवाई की मांग करा दूसरी ओर, और एडीजे 6 कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला। तो आज इस पर कोई फैसला आएगा, क्योंकि इसमें जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि ये तो श्री कृष्ण की भूमि है, और ज़्यादातर जो करीब करीब जो 80% ज़मीन पर उसका मालिकाना हक भी है। तो बाकी बचे हुए को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ था, पर वो बात बनी नहीं। वहाँ से शाही ईदगाह की प्रबंधन से जुड़े लोगों ने उस पर मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इसी को लेकर एक सुनवाई ये भी हो रही है। चलिए, इन सब के बीच में एक खबर जो आ रही है किसानों से जुड़ी कि किसानों की महापंचायत एक बार फिर से दिल्ली में होने जा रही है, रामलीला मैदान में। उसको लेकर जुटान हुआ, महाजुटान हुआ है। याद होगा आपको कि बीते साल किस तरीके से किसान मार्च करना चाहते थे, धरना देना चाहते थे संसद भवन के पास में, फिर उन्हें रोक दिया गया था दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और फिर बॉर्डर पर वो जम गए थे। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत मांगे उनकी थी। उन पर सरकार ने कहा कि विचार हम करेंगे, विचार हुआ नहीं था। लेकिन फिर सरकार ने उनकी एक मांग, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जो कृषि कानून थे तीनों, उसको निरस्त कर दिया था। हालांकि बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके कृषि कानूनों को किसान सही तरीके से समझे नहीं, या फिर जो सरकार है वो समझा नहीं पाई, और इस वजह से हम जो सरकार है वो बैकफुट पर नहीं आई है। वो जनता का सम्मान करती है, वो आंदोलनों का सम्मान करती है। हालांकि तब बीजेपी की बहुत मुखालफत हुई थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से कई बार ये कहा जाता था, यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था, जिसमें था आंदोलन जीवी का जिक्र उन्होंने किया था। हालांकि उनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी बात पर आंदोलन करने के बजाय बातचीत से चीजों को जो है वो सुलझाना चाहिए। लेकिन बार बार जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो दूसरा पक्ष होता है वो एक तरीके के दबाव में आ जाता है, साथ ही उसके मन में एक खींच आती है, एक झुंझलाहट आती है। इसलिए हमेशा बातचीत के रास्ते को आप खुले रखें, ये सबसे अहम होता है, सबसे जरूरी होता है। खैर, तो किसी तरीके से वो किसान आंदोलन था वो खत्म हुआ था, लेकिन एक बार फिर से किसानों का जुटान होने जा रहा रामलीला मैदान में। भारी संख्या में यहाँ पर किसान अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं देश के, और यहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी की बढ़ाने की मांग को लेकर लिखित आश्वासन ये चाहता है ये समाज। उनका साफ कहना है कि हमें हमारी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जब जो बीजेपी की ओर से या मोदी सरकार की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से हम लगातार काम कर रहे हैं, तो जब आय दोगुना सरकार करना चाहती ही है, तो क्यों ना सरकार एमएसपी को लेकर एक ऐसा फैसला ले ले जो लिखित में हो, कि सभी जो उत्पाद हैं किस खेती से जुड़े हुए उन उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके। इसके अलावा मांग ऋण माफी की भी है, कि जो किसानों पर ऋण चढ़ जाते हैं वो माफ हो जाएं, सस्ते दर पर बिजली, या फिर मतलब काफी और कई अगर हो सके तो मुफ्त में बिजली कम से कम मिले, ताकि सिंचाई में जो किसानों का खर्च होता है वो कम हो सके, उनकी लागत थोड़ी कम हो सके। या और साथ में लखीमपुर खीरी में जो हुआ था आंदोलन, उसमें जो एक मंत्री थे उनके बेटे ने जो वाहन चलाया था, वाहन से रौंद दिया था किसानों को, उसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। उस मामले में जो सजा मिली है या फिर जो कार्रवाई हुई कानूनी, उससे भी किसान नाराज हैं। तो कहना है कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, किसानों को कुचलने की कोशिश हुई। आखिर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? वो किसान जो अन्नदाता आपके लिए, उन किसानों को लेकर संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कम से कम सरकार में। इस मांग को लेकर भी यहाँ पर रामलीला मैदान में किसान जुट रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में इसलिए पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है, ताकि किसान उग्र ना हो सके। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करने का हक है, और इसीलिए वो आंदोलन करने आ रहे हैं, तो इसमें आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, वो उग्र प्रदर्शन हो या फिर ऐसा वक्त जब सेशन चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में धारा 144 लगा दी जाती है संसद भवन के आसपास। उस केस में अगर आप संसद भवन जाना चाहेंगे आंदोलन करने के लिए, तो उसकी इजाजत आपको नहीं मिलती है। हाँ, आप रामलीला मैदान में अगर कर रहे हैं तो इसमें सरकार की ओर से कोई ऐतराज किसी नहीं होता है, प्रशासन को कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं, और बहुत संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात किए जाते हैं। बहुत सारे जो सड़कें होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। और इसीलिए तो दिल्ली पुलिस की ओर से और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर वाहन रामलीला मैदान की ओर जाने वाले या उन इलाकों में अगर जाने वाले कोई भी वाहन चालक हैं, तो वो इस बात को लेकर पहले से ही तैयार हो जाए कि वहां पर वो
जाम में फंस सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जिनको बंद कर दिया गया है, तो वहां जाने से वो बचें। ये अपील दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन सबके बीच में सेशन की बात भी हम कर लेते हैं। पार्लियामेंट का जो सेशन है वो लगातार उसी तरीके से चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी के बयानों को लेकर सत्ता पक्ष मुखर है, तो अडानी के मामले को लेकर या फिर महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष मुखर है। और ये पहला मौका है जब सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष हमलावर होता है सदन में सत्ता पक्ष पर, लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी कभी ये कहते हैं कि वो दुर्भाग्य से सांसद बन गए, तो इसको लेकर भी आलोचना उनकी हो रही कि मतलब ये क्या है, दुर्भाग्य क्यों है? अगर आप सांसद बन रहे हैं तो दुर्भाग्य इसमें किस बात की है? आप क्या बनना चाहते थे? और सही बात है कि अगर आप बने भी हैं तो एक ऐसे जगह का आप हिस्सा हैं जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां के सांसद बनने के बावजूद आप इसे दुर्भाग्य से इसे क्यों जोड़ते हैं? ये इस बात को लेकर भी मुखर है, लंदन में दिए गए बयानों को लेकर मुखर है, और बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि हमें राहुल गांधी से माफीनामा चाहिए, जो देश के प्रति हो, देश से माफी मांगे वो, और संसद से माफी मांगे वो, सदन से माफी मांगे वो, क्योंकि राहुल गांधी के ये बयान जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। तो ये सभी बातें को लेकर लगातार सदन में हंगामा चल रहा है, और जब हंगामा चल रहा है तो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुत सारे हालांकि जो विधेयक है वो सरकार को लेकर आना है, लेकिन सरकार अभी तक लेकर नहीं आ पाई है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पिछले एक सप्ताह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। कभी सत्ता पक्ष उग्र हो जा रहा है, कभी विपक्ष यहाँ पर उग्र हो जा रहा है, और इन सब के बीच में आम जनता से जुड़ी बातों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ये भी एक दुर्भाग्य है कि मुद्दे आपको चाहिए सदन में चर्चा करने के लिए, लेकिन आप मुद्दे बनाते हैं हंगामा करने के लिए। ये कहीं ना कहीं ये जनता के मन में एक खटास पैदा करता है कि आखिर हमारे प्रतिनिधियों को हम वहां पर भेजते क्यों हैं। और आप सभी जानते हैं कि कैसे लोकसभा या राज्यसभा या सदन के संचालन में किस तरीके से पैसे खर्च होते हैं। तो वो पैसे जो बहुमूल्य पैसे हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा है, हमारे दिए हुए टैक्स का ही हिस्सा है, वो बर्बाद चले जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष बस ये दिखाने की कोशिश में जुटे में ऐसा जान पड़ता है कि हम ज्यादा ताकतवर, हमारी आवाज ज्यादा बुलंद, और विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा मजबूत, हम एकजुट, और हम सरकार की खिलाफत करना चाहते हैं, हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं। तो दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि सदन में कार्यवाही हो नहीं पा रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होती है, फिर हंगामा होता है, स्थगित कर दी जाती है, फिर दोबारा कार्यवाही शुरू होती है, और उसके बाद फिर से अंततः उसकी परिणति सघन के तौर पर सामने आती है। पता चलता है कि शाम 2 बजे खाना खाने के बाद, भोजनावकाश के बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होती है, फिर से हंगामा हो रहा है, और हंगामे के बाद एक बार फिर से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अगले सुबह 11 बजे तक के लिए उसे स्थगित कर देते हैं। तो इस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन सबके बीच में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिस खबर की हम बात कर रहे थे, उन खबरों पर जो नजर है वो विशेष तौर पर रहेगी, खास तौर से रहेगी, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको अपडेट करते रहे उन खबरों से लगातार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों खबरें, और हम चाहते हैं कि आप सवाल हमसे पूछें, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमसे बातचीत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर हम जो लाइव आ रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं खबरों को लेकर, वो अपडेट हम ना कर पाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं, और जो हम दरअसल हम एक संवाद करना चाह रहे हैं। देखिए, मकसद साफ स्पष्ट है हमारे फेसबुक लाइव सेशन का, कि हम चाहते हैं कि हमारा आपके साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो चलता रहे। टीवी पर जब हम आते हैं, रेगुलर बुलेटिन करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप हमसे सीधा कोई सवाल कर पाएं। हालांकि कई बार हम इंतजार करते हैं कि अगर आप हमें देख पा रहे हो सोशल मीडिया के जरिए उस वक्त लाइव, तो आप कोई सवाल वगैरह पूछे, तो हम डिबेट में उन्हें भी शामिल कर उसका हिस्सा बनाए। लेकिन आप आते नहीं है, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि आप जुड़ते रहिए लगातार, हम चाहते हैं कि आप सवाल पूछते रहिए, सवाल और पूछते आप रहेंगे तो हमारे बीच में जब संवाद होगा, ये दोनों तरफ का संवाद होगा, तो इस संवाद का फायदा ये होगा कि हम आप क्या चाहते हैं देखना, क्या जानना चाहते हैं, वो हम जान पाएंगे। कुछ एक और खबरें हम आपको बता देते हैं जो अपडेट्स आज हमारे पास पहुंच रही हैं। हाँ, 2 महत्वपूर्ण खबरें ये भी हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, जिसमें के कविता, जो कि केसीआर की बेटी यानी कि के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, वो जो कि भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख भी हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी। उनकी बेटी के कविता
का आज कोयडे में पेश होना है। ये दूसरी दफ़ा होगा जब वो पेश हो रही हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में जो शराब घोटाला है उस मामले से जुड़ा हुआ है कि कविता का मामला, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनसे पूछताछ की जा रहा है और माना जा रहा है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और कहीं ना कहीं जो कथित तौर पर कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को उन्होंने पैसे दिए ताकि जो साउथ का जो कार्टेल है, जिसमें साउथ का कार्टेल है वो दिल्ली में शराब के कारोबार में हावी हो सके, जबकि कार्टेल सिस्टम को इस सरकार ने खारिज किया था एक वक्त में। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि 100 करोड़, ऐसा कहा जाता है कि 100 करोड़ देकर दोबारा से उस सिस्टम को शुरू करवाया जा रहा है कार्टेल। यानी कि आप जिन शराब को चाहेंगे, आप चाहेंगे जो वही पीना पड़ेगा दिल्ली वासियों को। आप जिस ब्रांड की शराब बेचना चाहेंगे वही शराब बिकेगी उन दुकानों में, वाइन शॉप में। तो ये एक कोशिश हमेशा रहती है, जिसका मतलब साफ होता है कि अगर कार्टेल हावी होता है मतलब ये है कि आप अपने पसंदीदा ब्रांड को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सप्लाई ही उन ब्रांड की होगी जो इस कार्टेल से जुड़ा होगा। यानी कि हो सकता है इस कार्टेल में कुछ कंपनियां ऐसी हों जो किसी खास ब्रांड का निर्माण कर रही हों शराब की, और फिर उन्हीं का फिर उन दुकानों में रखा जाए और आप जो ब्रांड चाहते शायद वो ना मिले। तो वो हावी उसी को लेकर, हालांकि कि कविता लगातार कहती है कि वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। हालांकि उससे पहले जो शराब कारोबारी पिल्लई को गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं से हिरासत में लिया गया था, रिमांड के अवधि उनकी भी खत्म हो रही है। तो उन्हीं से जुड़े कुछ जो है बयानों या फिर उनके दी गई जानकारियों के आधार पर ही की कविता को बुलाया गया है। खैर, तो ये तमाम जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। जापान के प्रधानमंत्री आने वाले, ये भी खास बात है कि जापान के प्रधानमंत्री भारत पहुँच रहे, और ये हम सभी जानते हैं कि हम और यानी कि हिंदुस्तान और जापान के बीच में कितना शानदार संबंध है। ये मित्र की तरह हैं, हर हाल में हर वक्त वो खड़े होते हैं। तो आज उनका दौरा है, पीएम से मुलाकात होगी, बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। एक खबर जो है उससे जुड़ी हुई है ये कि भूकंप से कैसे बचा जाए। भूकंप और खासतौर से हो सकता है कि जोशीमठ में जो हुआ है उसको रिस्टोर करने में जापान मदद करे, क्योंकि जापान कई बार भूकंप से प्रभावित होता रहा है और कई बार वो उठकर खड़ा भी हुआ है। तो माना जा रहा है कि भूकंप या ऐसे दूसरी जो भी आपदाएं होती है उससे कैसे निपटा जा सके, इस बात को लेकर भारत सरकार के साथ उनकी खास बातचीत हो सकती है। उसके अलावा जापान की ओर से प्रायोजित बहुत सारे विकास परियोजनाएं चल रही है देश में, उसकी मॉनिटरिंग भी जापान के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो ये मुलाकात भी होनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी खबरें हैं। एक और आप लोगों से हमारी अपील ये भी कि जो बातचीत हमने अभी की आपके साथ, विभिन्न विषयों पर बातचीत की, विभिन्न मुद्दों को आपको समझाने का हमने एक प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास किया, ताकि आप अपडेट हो सके दिन भर की बड़ी खबरों से, तमाम खबरों से। तो उसे आप अपने टाइमलाइन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी आपको वक्त मिले आप बस मोबाइल पर क्लिक कीजिए और थोड़ी देर में आप लोग जो हैं हर एक खबर से अपडेट हो जाएंगे। और वही गुजारिश फिर से हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको। आप सवाल पूछ पाएंगे हमसे, हम आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। जब आप नहीं दे पाए तो उन जवाबों की तैयारी करके हम अगले दिन आपको उसका जवाब देंगे। तब भी तैयारी नहीं कर पाए तो सीधा सवाल हम पूछ लेंगे। अगर डिबेट या पैनल पर हमारे साथ कोई मेहमान जुड़ेगा, कोई सरकार का नुमाइंदा बैठेगा हमारे साथ, या किसी पार्टी का नुमाइंदा बैठेगा, या कोई अधिकारी बैठेगा, तो उससे भी हम सवाल पूछ पाएंगे सीधे। तो ये चीज़ ऐसे चलते रहती है। तो ये जो इंट्रैक्शन जो हमारे और आपके बीच का ये खत्म ना हो, यही हमारी कोशिश है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके मन में जो सवाल वगैरह है वो सीधे सीधे आप यहाँ पर रखा कीजिएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस शंका को हम जो है वो दूर करें, आपकी जो सवाल हैं उनका जवाब दे सकें। और अगर आपके आसपास से आपसे जुड़ी कोई परेशानी है तो उसको लेकर हम सवाल पूछ सके सिस्टम से या सरकार से, यही तो हम चाहते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आप और जो बातचीत हमारा हो उसको आप टाइमलाइन पर शेयर किया कीजिएगा। आप लोगों से कहिएगा कि प्राइम न्यूज़ जो है वो आपकी समस्याओं को सीधा सुनेगा। आपके नाम को पढ़ते हुए हम लगातार उस बात का जिक्र भी करेंगे जब हम बुलेटिन कर रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर से इन्होंने ऐसा कहा है, बताइए क्या जवाब है आपका। मेरठ से हमारे भाई हमारी बहन ने ये सवाल किया था, क्या आप लोगों ने उसे पूरा कर दिया, आप तो सिर्फ दावे करते हैं। तो इस तरह के सवाल अगर आप भेजेंगे तो ऐसे ही सवाल आपके नाम से हम हो सकता है कि हम हमारे जो पैनलिस्ट आएँ, जो डिबेट हम करते हैं अपने डिबेट शो में, वहाँ जो पैनलिस्ट आए उनसे हम सीधा सा सवाल कर पाएँ। तो ये चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, ये प्रयास हमारा है, लेकिन आपका साथ मिलता रहेगा, ये तभी संभव हो पाएगा। फिलहाल आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ यहाँ पर हमारे प्राइम न्यूज़ के साथ में, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी, और जो रेगुलर बुलेटिन होता है उसके जरिए भी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।